हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका बीएस के खारा स्टडी चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्री डीएलएड या फिर नॉर्मली हम जिसको बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, उसका जो एग्ज़ाम है वो 30 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए और उसका सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो आपको हेल्पफुल रहेगी और आपको अपने टारगेट तक लेके जाएगी, और किस अप्रोच के साथ में आपको तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, और भी अन्य आपकी जो नॉर्मल क्वेरीज जो रहती है उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास बात की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका आपके इस एग्ज़ाम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा। तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और यकीन मानिए साथियों, अगर आप ये जो स्ट्रेटजी है इसको अगर फॉलो करते हो तो 450 के आसपास आप अपना स्कोर करके फर्स्ट चॉइस की कॉलेज जो है वो निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हो। चलिए, आप में से अधिकांश जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यूज़ बेस होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और 4 पोर्शन रहते हैं इसमें, वो ए, बी, सी और लैंग्वेज का जो 4th पार्ट है डी वाला। और टोटल इसमें आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 200, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 अंक का है। तो टोटल आपके 600 नंबर का ये पेपर होगा और 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, यानी कि हर पार्ट में से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपके होगी मेंटल एबिलिटी, यानी कि मानसिक योग्यता, जनरली जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। और बी वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें आपकी राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो रहेगा, और इसके भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 50, और टोटल जो अंक रहेंगे इसके वो रहेंगे 150, यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 150 हो जाएंगे। और सेक्शन सी जो है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता है, उसके प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 150 अंक का ये भी वेटेज रखता है। और नेक्स्ट जो है वो है लैंग्वेज का सेक्शन, जिसमें इंग्लिश जो है वो आपके लिए कंपलसरी रहेगी, चाहे आप इन 2 सब्जेक्ट संस्कृत या हिंदी में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, पर इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी रहेगी। और 20 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से इंग्लिश के आएंगे, और टोटल 60 नंबर रहेंगे इंग्लिश के। और संस्कृत या हिंदी में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो, और आप में से अधिकांश ने हिंदी को चूज़ किया होगा, तो इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 90 अंक इसका अंक भार रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, किसी भी सेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, सबको एकदम बैलेंस लेके चलेंगे तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखते हैं इनका डिटेल सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट जो पोर्शन है वो है मेंटल एबिलिटी, और क्वेश्चन हमने अभी जाना था कि 50 आएंगे, और टोटल जो इसके 150 अंक वेटेज रहेगा। क्या क्या सिलेबस रहेगा इसका? रीजनिंग, यानी कि तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता में क्या होगा, आपकी जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है, वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग है, वो चीज़ें, और साथ में एनालॉजी, मतलब 2 वस्तुओं की आंशिक समानता और समरूपता या सादृश्यता हम कहते हैं, उस प्रकार के प्रश्न होंगे। विजातीय छांटना, फिर डिस्क्रिमिनेशन, ये विभेदीकरण है, उसमें ऑड मैन को आउट करना है। उसके बाद में आपका जो होगा वो होगा रिलेशनशिप, यानी संबंधता, इसमें जो है ब्लड रिलेशन टेस्ट भी आप। अगला जो होगा वो होगा एनालिसिस, विश्लेषण, इसमें वेन डायग्राम और सीरीज, इस ढंग के क्वेश्चन आपके होंगे। और अंत में जो है वो होगा लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की सामान्य जानकारी, उसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल जो अंक भार रहेगा इसका वो होगा 150। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक पक्ष, यानी कि राजस्थान का इतिहास जो है उससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन होंगे। साथ में पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी कि राजनीतिक पक्ष है, तो राजस्थान की जो पॉलिटी है उसके भी जनरल ओवरव्यू के क्वेश्चन आपके होंगे। साथ में आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट, कला संस्कृति और साहित्य का जो पक्ष है उससे भी आपके क्वेश्चन होंगे। फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी कि आर्थिक पक्ष जो है राजस्थान की
इकोनॉमी है उससे भी क्वेश्चन आपके रहेंगे। फिर है जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, भौगोलिक पक्ष, और फिर फोक लाइफ, लोक जीवन। अब लोक जीवन में सभी आ जाएगा कि जैसे लोकगीत है, लोक नृत्य हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं, ये सारी चीज़ें, लोक देवता, सारी चीज़ें। और सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पक्ष में इनमें सामाजिक जो बुराइयां हैं, कब कहाँ पर किसने रोक लगाई थी, वो सारी चीज़ें। और साथ में अंत का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा टूरिज्म एस्पेक्ट, यानी कि पर्यटन पक्ष। पर्यटन पक्ष में जो दुर्ग है, स्थापत्य कलाएँ हैं और दर्शनीय स्थल हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। फिर जो सी सेक्शन है वो रहेगा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण अभिक्षमता का। इसके 50 प्रश्न होंगे और 150 अंक बार रहेगा। क्या पूछा जाएगा? टीचिंग और लर्निंग, शिक्षण और अधिगम दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है टीचिंग मतलब सिखाना, पढ़ाना, और फिर है लर्निंग, सीखना, यानी कि बच्चा अधिगम कैसे करता है, लर्न कैसे करता है, उसके बारे में आपको जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सीखा जाता है। आपको पढ़ाना तो होगा ही, पढ़ाने के लिए तो आप में वो एप्टीट्यूड तो चाहिएगा ही, साथ में बच्चा सीखता कैसे है, जैसे वो भाषा का ग्रहण कैसे करता है, ये सारी चीज़ें भी आपके भीतर डेवलप हो जानी चाहिए। क्योंकि आपको एक तरफा नहीं सोचना है, बच्चे की जो मानसिकता है, बच्चे की जो योग्यता है, उसको जान करके उसको अधिगम करवाना है। तो शिक्षण अधिगम। और फिर होगा लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि नेतृत्व का गुण। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक आप समाज से या फिर लोगों से अलग रह के नहीं बनेंगे। आप विद्यालय में जाएंगे तो भी आपका जो विद्यालय स्टाफ है उसको भी आपको साथ में लेके चलना होगा। साथ में बच्चों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको भी जानते हुए उनको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए आपको मतलब लीडरशिप की क्वालिटी आपके भीतर होनी चाहिए, तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। साथ में जो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता या रचनात्मकता या विधायकता जिसको हम कह सकते हैं, वो भी। हर बच्चे में कुछ नया करने की एक ललक होती है, नया करने की क्षमता होती है। उस क्षमता को पहचान के, चाहे अब हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि पेंटिंग में अच्छा हो, कुछ बच्चे गाने में अच्छे हो सकते हैं, कुछ लिखने में अच्छे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे उनके फील्ड हो सकते हैं अपनी सृजनात्मकता को दिखाने के लिए। तो आपको उनकी सृजनात्मकता को पहचानना है कि इस बच्चे में ये विशेषता है, इस क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकता है। उसको पहचान करके उसको डेवलप करना भी आपका दायित्व है। तो सृजनात्मकता है, उससे संबंधित प्रश्न आपके होंगे। फिर अगला एक और महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा CCE, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पहले क्या होता था, हम केवल जो है पेपर पेंसिल टेस्ट को ही सब कुछ मानते थे कि अगर एक जो लिखित एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे ने रट के लिखा है, जब हमने एग्ज़ाम उसका लिया है तो उसमें वो कैसा परफॉर्म कर पाया, उसके आधार पर ही हम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करते थे कि अगर उसने अच्छा लिखा है, 100 में से अगर वो 100 नंबर ले आया तो अच्छा बच्चा है और हर तरीके से वो बेहतर है, और अगर उसके एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो वो कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अब पेपर पेंसिल टेस्ट तो केवल एक पक्ष वहाँ की उसकी जो एकेडमिक ग्रोथ है उसके बारे में बता रहा है, जबकि बच्चा एक सामाजिक प्राणी भी है। तो वो जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे खेल है, जैसे बोलना है, लोगों के साथ में मिलजुल के कार्य करना है, समाज में व्यवहार करना है, शिक्षकों के साथ में और अपने अन्य साथियों के साथ में इंटरेक्ट करना है, अन्य जो गतिविधियाँ हैं जैसे NCC है, जैसे किसी प्रकार का खेल है, भाषण है, उनमें वो कैसा, ये सारी चीज़ें इवोल्यूएट की जाती हैं, इनका मूल्यांकन किया जाता है CCE पैटर्न में। तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संप्रेषण कौशल। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप अपनी बात को कैसे अभिव्यक्त कर पाते हैं, जिससे कि आप जो कहना चाहते हैं और जिस सेंस में कहना चाहते हैं उसी सेंस में सामने वाला समझे, और सामने वाले की जो बातें हैं उनको भी आप जो वो कहना चाह रहा है, जिस भाव में कहना चाह रहा है उसी भाव में आप ग्रहण करें, समझे। ये सारी चीज़ें भी आपकी टेस्ट की जाएगी, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगली है प्रोफेशनल एटीट्यूड, यानी कि व्यावसायिक अभिवृत्ति। इसमें मतलब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक की एक योग्यता और एक शिक्षक का जो नज़रिया होता है, शिक्षक का जो एटीट्यूड होता है, वो आपके भीतर है कि नहीं है, उसका भी टेस्ट किया जाएगा। साथ में सोशल सेंसिटिविटी, यानी कि सामाजिक संवेदनशीलता, जो समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं या फिर बच्चे जो है विभिन्न सामाजिक परिवेश से आते हैं, कुछ पिछड़े बच्चे हो सकते हैं, कुछ जो है अमीर हो सकते हैं, कुछ जो है
बिल्कुल मतलब आर्थिक रूप से निम्न तबके के बच्चे हो सकते हैं, कुछ दिव्यांग हो सकते हैं, कोई मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, उनके प्रति आप कितने सेंसिटिव है और उन सबको साथ में लेकर के आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ा पाते हैं, ये सारी चीज़ें भी ये जो सामाजिक संवेदनशीलता का टॉपिक है इसमें पूछी जाएगी। और आखिरी जो पोर्शन है डी पोर्शन, उसमें लैंग्वेज एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो होंगे इंग्लिश के। ये अनिवार्य रहेगी इंग्लिश, चाहे आप सेकंड के रूप में संस्कृत लेते हो या फिर हिंदी लेते हो, पर इंग्लिश अनिवार्य रूप से रहेगी। 20 क्वेश्चन इसके होंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल जो है 60 अंक इसके रहेंगे। क्या क्या पूछा जाएगा? कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, correction of sentences, kinds of sentences, sentence completion, tense, vocabulary और synonyms, antonyms, one word substitution, spelling errors, ये आपके टॉपिक रहेंगे इंग्लिश में। इनमें से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कॉम्प्रहेंशन है, इसी में ही अधिकांश ये जो एंटेनोम है, सिनोनिम है, उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। और ये जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपने संस्कृत सेलेक्ट किए तो 30 क्वेश्चन संस्कृत के आपको सॉल्व करने होंगे, अगर आपने हिंदी लिया है तो आपको हिंदी वाले सॉल्व करने होंगे। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से अधिकांश ने हिंदी सेलेक्ट की होगी, तो 30 क्वेश्चन हिंदी के या संस्कृत लिए तो संस्कृत के रहेंगे और 90 अंक है ये कैरी करते हैं। अब संस्कृत में क्या क्या पूछा जाएगा? स्वर और व्यंजन की इनका उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से ये उच्चरित किए जाते हैं। शब्द रूप में भी कौन कौन से? अकारांत पुल्लिंग जैसे राम शब्द है, कृष्ण शब्द है, ये वाले, और अकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। केवल अकारांत शब्द रूप पूछा जाएगा। साथ में धातु रूप में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, केवल 4 लकार जो है इनसे संबंधित धातु रूप के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और समास, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय समास से संबंधित प्रश्न होंगे। लिंग, वचन, विभक्तियाँ और कारक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो उसमें शब्द ज्ञान में क्या क्या? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड, और युग्म शब्द या फिर जिनको अपन कहते हैं जोड़े वाले शब्द, और साथ में वाक्य विचार, वाक्य में वो सब पूरा टॉपिक सम्मिलित रहेगा कि वाक्य के प्रकार कितने हैं, अर्थ के आधार पर कितने हैं, और सामान्य रूप में वाक्यों की संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। साथ में शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। अब शुद्धिकरण पूछ रहा है, ये शुद्धि शब्द भी गलत लिखा है कि करण प्रत्यय जहाँ भी लगता है ये ई बड़ी हो जाती है। एनीवे, आपको शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरे एवं कहावतें जो है उनसे प्रश्न होंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द पूछा जाएगा। तो अब तक हमने डिस्कस किया है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो एक जनरल ओवरव्यू आपको रहना चाहिए कि 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर वो कैरी करेंगे। टोटल 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। और फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो रीजनिंग का होगा, सेकंड वाला राजस्थान जीके का, और थर्ड वन जो है वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, और लास्ट वन इज़ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में भी इंग्लिश कंपलसरी रहेगी और उसके 20 क्वेश्चन होंगे, साथ में हिंदी या संस्कृत के 30 क्वेश्चन होंगे। कि जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका इस एग्ज़ाम पे क्या प्रभाव होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम आपको पता हो तो कंडक्ट होने वाला है 30 अगस्त को, यानी कि आज से लगभग 1 महीने बाद में। तो देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो एकेडमिक सेशन 2021 है उससे लागू होने वाली है और आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो करंट सिचुएशन को यानी कि कोविड-19 की वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, पर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका आपके एग्ज़ाम पर अभी किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपका जो एग्ज़ाम निश्चित समय पे होगा अगर परिस्थितियाँ सामान्य रही तो आप तैयारी कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं तो आज ही जुट जाइएगा। आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से तय समय पर होगा। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, फ़िलहाल इसका आपके ये जो प्री BSTC या प्री DLED कह दो, उसका जो एग्ज़ाम है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप निश्चिंत रूप से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिएगा। कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए? तो मैं एक सीधी सी बुक, तो आप में से अधिकांश पढ़ भी रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लक्ष्य BSTC या प्री DLED जो भी है
उसकी जो गाइड आती है उसको आप ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि आप में से अधिकांश साथी वो होंगे जिन्होंने अभी मतलब 12th पास की है या फिर ज़्यादा आप मतलब ये जो कंपटीशन वाला फील्ड है इससे जुड़े हुए नहीं हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये जो किताब है ये लक्ष्य की गाइड है उसको ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मतलब एक वो सीधा आपका जो मैप है वो क्लियर रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस आपके हैं और आप क्या पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। तो ये आपको ख़रीद लेनी है। उसके बाद में मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी और मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है वो भी इसमें इंक्लूड है। मैं जो इसके अलावा बुक बता रहा हूँ वो ज़रूर एक बार देखिएगा। और बहुत छोटी छोटी किताबें हैं पर उनमें से अधिकांश सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो 10th की अभी मतलब बिल्कुल नई निकली है, इसी सत्र से ये किताबें आने वाली है। हालांकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान जो है वो भी अब NCERT का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेगा, पर यहाँ राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसके लिए उन्होंने भी अलग से एक बुक चलाई है। तो ये जो बुक है ये 10th क्लास की बुक है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास व संस्कृति। इसमें आपके जो टॉपिक हैं यानी कि सिलेबस दिया हुआ है राजस्थान जीके का वो सभी टॉपिक इसमें हैं और बहुत छोटी बुक है ये, केवल इसके जो 84 पेज हैं और अधिकांश मतलब आपके सीधे टॉपिक यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर आपको ये बुक मार्केट में नहीं मिल रही है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, BS के खारा स्टडी करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये बिग बुक जो है PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, वहाँ जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाली बुक ज़रूर पढ़िएगा, बहुत छोटी बुक है, इसको आप मतलब 2-3 दिन में बड़े आसानी से रिवाइज कर सकते हो और सभी टॉपिक कवर कर रही है जो आपके सिलेबस में है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो जो पहले राजस्थान अध्ययन की 9th से 12th तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती थी आप वो ख़रीद सकते हो, पर वो 4 बुक हो जाएगी। अधिकांश मतलब कुछ लेसन उसमें ऐसे भी है जो आपके टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ये ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, उसको अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद में हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक खरीदनी है? हिंदी के लिए नवीन व्याकरण एवं रचना जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की पुरानी वाली बुक है। बीच में आपको पता हो तो एक नई बुक चली थी हिंदी व्याकरण के लिए 9th 10th 11th 12th के लिए, वो वाली नहीं खरीदनी है आपको। ये जो पुरानी वाली बुक है जो लगभग 2012-13 से चल रही है उसको ख़रीदना है। और ये भी बहुत छोटी बुक है और यकीन मानिएगा इसमें RS तक जो है सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा और इतना आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद में कि आप जो है 30 में से हिंदी में लगभग 27-28 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो। जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन C है यानी शिक्षण अभिक्षमता का, वो जो है कवर करवाया जाएगा मोहिनी बिश्नोई मैम की ओर से, जिसमें ये जो सारे टॉपिक हैं वो आपको एक एक करके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करवाएंगे। बहुत अच्छे से आपको डिटेल में ये पूरा करवाया जाएगा। और उसके बाद में जो है मेरी ओर से अंत में 3-4 क्लासें होगी जो आपको मतलब एक पूरी ब्रीफ समरी देगी, एक सारांश देगी, जिससे आप इसमें जो है ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। और साथ में मोहिनी बिश्नोई मैम की ओर से इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको भी करवाया जाएगा। आप में से अधिकांश ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश को अवॉइड करें या फिर इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पर जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हो इंग्लिश, आप अच्छे से पढ़ लेते हो और आप भी अगर उसको ट्रांसलेट करके समझ सकते हो तो आप 13-14 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वाले जो 2 सेक्शन हैं इंग्लिश का और टीचिंग एप्टीट्यूड का वो कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन B है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर जो है कैरी करता है। इसके लिए मेरी ओर से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है इसके लिए क्वेश्चन लाए जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि केवल एक झलक दिखला दी और जो सदाबहार क्वेश्चन है बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है वो लाएँ और चले गए। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सभी जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन आएंगे, जिससे आप का जो कंसेप्ट है वो भी साथ में क्लियर होता चला जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अपने सिलेक्शन को लेकर के। और साथ में हिंदी का जो पोर्शन है वो भी मेरे द्वारा कवर करवाया जाएगा। अब कितना समय दें और कैसे पढ़ें इसके बारे में, तो समय घंटों में अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब आपके लिए ये है कि आप जो पढ़ाई है उसको घंटों में तोलना बंद कर दीजिएगा। आप जब तक पढ़िएगा तब तक आप थक नहीं जाते और
आपका शरीर साथ दे रहा है मानसिक रूप से, जब तक आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तब तक पढ़ते रहिएगा। अभी केवल 1 महीना बचा है, इस 1 महीने में कम से कम आपको 6 घंटे पर डे तो पढ़ना ही है। इससे अधिक भी कर पाते हो तो बहुत बेहतर है, पर 6 घंटे तो करना ही है, क्योंकि इतना नहीं कर पाए तो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं हो पाता, आप भले ही मतलब अच्छी चीज़ें पढ़ लेते हो पर पूरा नहीं पढ़ पाते हो, तब तक आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर रह रहे हो। तो तैयारी करने के लिए अब बिल्कुल किसी प्रकार के कोई मंत्राज नहीं होते कि मैंने बता दिए और बस जाओ और आपका सिलेक्शन हो गया। नियमित रूप से अध्ययन करना है और डेली का 6 से 8 घंटे ज़रूर। और ख़ास बात कि आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं उन सबको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बैठ के सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि देख लेते हैं कि पहले वाले साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं। आप व्यवस्थित रूप से बैठ के और पूरा पेपर जो है निश्चित समय में सॉल्व करने का प्रयास करें, और बाद में आप जो अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन भी करें कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। अब रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम जो है डेली इसको 2 से 3 घंटे रोज़ाना के देने होंगे। और प्रैक्टिस के लिए ये जो लक्ष्य वाली गाइड मैंने बताई है वो भी उचित है। और अगर आपको लगता है कि वो आप आसानी से कर लेते हो तो आप जो है US शेखावत द्वारा लिखित जो रीजनिंग के लिए बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल, वो वाली ला सकते हो। पर मेरे लिए यहाँ से आप लक्ष्य को भी कर लेते हो, और साथ में मतलब अंत में तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप उल्टा सीधा दिमाग लड़ाओगे तो भी विदिन 30 सेकेंड के भीतर आपका आंसर आ जाएगा। तो रीजनिंग के लिए रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो टेलीग्राम वगैरह पर जो क्विजेज चलती हैं उनको अवॉइड कीजिएगा। आप निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से पढ़ के और बाद में जो है पहले वाले साल के जहाँ भी आपको प्रश्न पत्र मिल जाएं उनको सॉल्व कीजिएगा, और हमारे साथ में ज़रूर जुड़े रहिएगा। और इसके लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है BS के खारा स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपकी किसी प्रकार की क्वेरीज है वो भी आप पूछ सकते हो, और साथ में जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। अब बिल्कुल मैं आपको अंत में वो बताने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है, किस ढंग से आपको तैयारी करनी है, और बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूँगा अभी। तो सबसे पहले आता है आपका पोर्शन रीजनिंग। रीजनिंग में आप पहले तो खुद पर वो विश्वास बनाएं कि मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से मैं सब कुछ कर लूँगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मतलब जो बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं वो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कि जो ट्रिपलेट है वो आप याद कीजिएगा, और साथ में जो है कम से कम आपको 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, और उसके बाद में आप जो है लक्ष्य से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अंत में अगर आपको लग जाता है कि लक्ष्य से आपने कर लिया है तो आप US शेखावत की जो रीजनिंग की बुक है वो उठा सकते हो। उसके बाद में अगला सेक्शन रहता है राजस्थान GK का। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ में जुड़े रहना है, और हम जो क्वेश्चन करवाएंगे उनको सॉल्व करना है, और साथ में जो मैंने बुक बताई है वो उसको एकदम पूरी तरीके से घोट के पढ़ लेना है। कौन सी बुक, जो सेकेंडरी बोर्ड की 10th की जो बुक है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। निश्चित मानिए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में अगला जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और आपको वो बहुत अंकदायी सेक्शन के रूप में साबित हो सकता है, जिसमें आप 135 प्लस का भी स्कोर कर सकते हो। और इसके लिए आप जो है हमारे वीडियो नियमित रूप से देखिएगा, और बाद में जो अंत में क्लासें होगी मैराथन के रूप में हम लेंगे वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अंत में बिल्कुल आपको ऐसी जो वो समझ लीजिएगा कि घुट्टी दी जाएगी, जिससे आप ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और फिर रही बात लैंग्वेज वाले सेक्शन की, तो उसके लिए आपको जो ये व्याकरण एवं रचना की बुक है पुरानी वाली जो राजस्थान बोर्ड में चलती थी वो वाली बुक पढ़ लेनी है हिंदी में। और इंग्लिश के लिए अगर आप मानते हो कि मेरे हाथ बिल्कुल भी तंग है तो भी आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, उसमें भी आप 30 में से 10 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। और हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ पर भी हम प्रयास करेंगे कि इंग्लिश का जो है सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाए। सो थैंक यू गाइस, आप सब निरंतर रूप से लगे रहिएगा, 1 महीने तक कंटिन्यू पढ़ाई कीजिएगा और हमारे साथ में हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। और PTET का जो एग्ज़ाम है या फिर जो प्री-DLED है उसके लिए आपके जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा।
और भी किसी प्रकार की क्वेरीज़ के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है BSK खारा स्टडी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।